नहीं, यह नहीं हो सकता। एक गांव में कालू अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। बहुत ही गरीब होने के कारण कालू और उसकी पत्नी सड़कों पर सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक झोंपड़ी में रहते थे। कालू की पत्नी ममता दोबारा गर्भवती थी, इसीलिए वो झोंपड़ी के आसपास ही रुकने वाले वाहनों के लोगों को सामान बेचती थी। ममता, पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है और मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना। लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है। कालू पुल के नीचे सामान बेचने जाता है। ले लीजिए भैया, कुछ तो ले लीजिए अपने बच्चों के लिए खिलौने, ये गुड़िया, टॉयज, फुटबॉल, कुछ तो ले लीजिए भैया। बोलकर सामान बेचने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं खरीदता। तभी एक बड़े आदमी की कार आकर रुकती है। कालू मन में आस लिए उसके पास जाता है, पर खैर कोई खिलौना नहीं खरीदता। अरे हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं यहाँ मरने के लिए। कालू बहुत ही निराश हो जाता है। तभी एक बाइक वाला कालू के पास आकर रुकता है। ये गुड़िया कितने की है? कालू बहुत ही खुश होते हुए बोला, साहब 20 रुपए की है। क्या 20 रुपए की? देना हो तो 10 में दे दो। तभी लाल बत्ती का सिग्नल ग्रीन हो जाता है। कालू ठीक है भाई साहब, ले लो 10 में ही। कालू जैसे ही बाइक वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, तभी कालू का एक्सीडेंट हो जाता है। कालू वहीं गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कालू के साथ एक और व्यक्ति जो ये सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और घर जाकर ममता को सारी बात बता देता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे क्यों छोड़कर चले गए? बोलकर ममता जोर जोर से रोती है। एक पल के लिए मानो ममता का सब कुछ लूट चुका था। ममता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इधर विजय भी फूट फूट कर रोने लगा। बापूजी, आप कहाँ चले गए हमें छोड़कर? ममता विजय के हाथों कालू का अंतिम संस्कार करती है। कालू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद ममता विजय को लेकर और अपनी गोद में बच्चे को लेकर रात दिन सड़कों पर गुब्बारे और खिलौने बेचती थी। एक दिन, बेटा विजय, तुम यहीं हर्ष के पास रहना। आज धूप और गर्मी ज्यादा है, तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और खिलौने बेचकर हर्ष के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। ममता गुब्बारे खिलौने बेचने जाती है। साहब, गुब्बारे ले लीजिए। साहब, खिलौने ले लीजिए। ले लो ना साहब। दीदी जी, आप ले लो ना। आप खरीद लोगे तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगी। ममता बड़ी ही मुश्किल से कुछ गुब्बारे और खिलौने बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक औरत ममता के पास आती है। ममता, कुछ दिनों से हमें यह झोंपड़ी खाली करनी होगी। यहाँ से तुम भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए एक झोंपड़ी ले ली है। बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक औरत ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागते हुए महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहे थे? देखकर नहीं चलाया जाता? जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता को और उस औरत को हॉस्पिटल उतार कर भाग जाता है। डॉक्टर उस महिला को देखता है और ममता से कहता है, देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य है, आप उनको बुला लीजिएगा। डॉक्टर,
मैं नहीं जानती यह कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं इनको यहाँ ले आई। डॉक्टर, इनको कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। देखिए, 1-2 घंटे में इनको होश आ जाएगा। तभी 2 घंटे के बाद उस महिला को होश आता है। फिर वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शे वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के लिए दूसरी जगह गए हैं, इसीलिए तुम मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दीजिएगा। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को घर लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत ही जरूरत थी, तो ममता के रूप में उनको मिल जाता है। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति राजेंद्र नाथ को सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राज रानी की बातों को सुनकर अचानक ही रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। ममता राज रानी को अपने रोने का असली कारण बता देती है और अपनी जिंदगी की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर राज रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक कर देगा। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम अपने लिए भी भोजन बनाओ और मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे भूखे हैं, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ममता राज रानी और विजय को खाना देती है और हर्ष के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब राजेंद्र नाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राज रानी के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राज रानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राज रानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने के बाद राज रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गए हो तो मुझे भी चलना चाहिए। मुझे आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर मैं तो धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, विजय मुझे नानी कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हमारे कोई औलाद नहीं है, और विजय और हर्ष को देखकर हमारे मन में नाना नानी का प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राज रानी की माँ जैसी सेवा की बेटा, हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसू से भर आती है। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राज रानी के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता राजेंद्र नाथ के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगी। उसने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि नसीब पलटते देर नहीं लगती, इसलिए अपनी अच्छाइयों को हमेशा बनाए रखना। इसीलिए आपको ये कहानी, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं और नई कहानी में।